आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। शाम के 5 बज चुके हैं। 5 का पंच प्रोग्राम लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुची आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, आज पार्लियामेंट के अंदर एक बहुत ही अहम बिल पेश की गई है। अक़लियती अमूर के मरकजी वजीर किरण रिजिजू की जानिब से अपोजिशन की हंगामा आराई के बीच उन्होंने वक्फ तरमीमी बिल 2024 पेश की है, जिस पर आज लोकसभा में बहस भी हुई और बहस अभी भी जारी है। लोकसभा में पेश करते हुए इस बिल पर खालिस्तान ये कहा गया है कि ये किसी मजहब या किसी और के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये जायदाद के इंतजाम का मामला है। ये मरकजी जो अक़लियती उमूर के वजीर हैं उनकी जानिब से कहा गया है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी जिक्र किया है कि इससे किसी भी मजहब के काम में कोई मुदाखलत नहीं होगी। ये किरण रिजिजू की जानिब से कहा गया है और हुकूमत किसी मजहबी काम में मुदाखलत नहीं कर रही है, ये उन्होंने दावा किया है। अब हम आपको जरा समझाते हैं इस बिल के हवाले से। जो मजहबी इदारे हैं, मजहबी तंजीमें हैं, मुस्लिम मजहबी तंजीमें हैं, उनकी जानिब से कुछ खदशात, कुछ सवाल भी उठाए गए हैं, जिसके बाद ही मरकजी जो वजीर हैं किरण रिजिजू, उनकी जानिब से दावा भी किया गया है पेश ऐवान के अंदर और उन सवालों का जवाब भी दिया गया है। पहले हम वक्फ तरमीमी बिल मुस्लिम तंजीमों के जो खदशात हैं वो क्या क्या हैं। वक्फ तरमीमी बिल दफा 29, 26, 25 और 14 की खिलाफ वर्जी है। ये मुस्लिम तंजीमों के खदशात हैं, खासकर जो ऑल इंडिया मुस्लिम जो तंजीमें हैं उनकी जानिब से ये कहा गया है। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम मेंबरों को क्यों शामिल किया जाना है, ये उनकी जानिब से सवाल उठाया गया है। और उसके साथ साथ ही खवातीन को शामिल करने का बंदोबस्त भी किया गया है। ये मुस्लिम तंजीमों की जानिब से क्या इसकी जरूरत थी खवातीन को इस बोर्ड में शामिल करना, ये उनकी जानिब से सवाल उठाया गया है। और साथ ही साथ रियासती वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सीईओ हो सकते हैं, यह भी कहा गया है कि ऐसा क्यों होना है कि गैर मुस्लिम को सीईओ बनाया जाएगा। ये मुस्लिम तंजीमों की जानिब से सवाल उठाया गया है। और मुस्लिम तंजीमों की जानिब से वक्फ बिल मुसलमानों के खिलाफ है, ये उनका मानना है, दावा है कि ये मुसलमानों के खिलाफ है। उनका यह भी कहना है कि अगर हिंदू धर्म या सिख धर्म में ऐसा नहीं है तो मुस्लिम मजहब में ऐसा क्यों है, ये उनकी जानिब से सवाल उठाया गया। और साथ ही साथ इस बिल के हवाले से उन्होंने ये भी कहा है कि बिल का मकसद मजहबी इमलाक को छीनना है, यानी कि जो भी प्रॉपर्टी है मुस्लिम जो वक्फ की होगी वो उसके खिलाफ है। ये उनका मकसद है इस बिल के लिए कि वो इमलाक, वो जायदाद छीनना है। और उसके साथ साथ ही हिंदू अपनी जायदाद का इंतजाम कर सकते हैं और मुस्लिम क्यों नहीं कर सकते, ये उनकी जानिब से खदशा जाहिर किया गया है मुस्लिम तंजीमों की जानिब से। और बिल वक्फ बोर्ड की खुद मुख्तारी को खत्म कर देगा और मुस्लिम कम्युनिटी को पसमानदा कर देगा, ये मुसलमानों का खदशा है। मुस्लिम तंजीमी जो है उनकी जानिब से खदशा जाहिर किया जा रहा है कि खुद मुख्तारी जो है खत्म कर देगी वक्फ बोर्ड, जो पहले इसके खुद मुख्तारी थी वो उसको खत्म कर देगा। और वक्फ किसी मजहब का नहीं, जायदाद का मामला है। अब ये हुकूमत की जानिब से जब दावा किया गया है ऐवान के अंदर, लोकसभा के अंदर, किरण रिजिजू की जानिब से उन्होंने कहा है ये किसी मजहब के खिलाफ नहीं है। जेपीसी ने तमाम कम्युनिटी के खदशात को दूर किया है। जो हुकूमत की जानिब से जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई है उस हवाले से उन्होंने कहा है कि तमाम कम्युनिटी के लोगों के साथ बातचीत की गई है जिनको एक खदशा था। उसके बाद ही जो उन्होंने सिफारिशात पेश की वो हुकूमत के सामने रखी गई है। और उसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि 80,000 दरख्वास्तें जेपीसी को मौसूल हुई हैं जिन पर गौर हुआ है। ये किरण रिजिजू की जानिब से लोकसभा में कहा गया है। और उसके साथ साथ ही हुकूमत की जानिब से और क्या कुछ कहा गया है वो हम आपको बताएंगे। 1954 में आजाद भारत का पहला वक्फ एक्ट लागू हुआ है, यह हुकूमत की जानिब से कहा गया है। और उसके साथ साथ ही उन्होंने मजीद कहा है कि अपोजिशन ने लोगों को गुमराह करने का काम किया है। जब से तरमीमी वक्फ बिल पेश की गई है उस सिलसिले में अपोजिशन पर भी यह इल्जाम आयद हुआ है कि उन्होंने लोगों को गुमराह किया है। सबसे ज्यादा वक्फ जायदाद हिंदुस्तान में होने के बावजूद मुसलमान गरीब क्यों है, ये उन्होंने सवाल उठाया है किरण रिजिजू ने ऐवान के अंदर। अगर वक्फ सबसे ज्यादा हिंदुस्तान, न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया में सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में है, लेकिन उसके बावजूद मुसलमान जो है वो गरीब और पसमानदा क्यों है। हुकूमत ने यह भी कहा है कि गैर मुस्लिम और खवातीन भी वक्फ बोर्ड के मेंबर हो सकते हैं। उनका मानना है कि उनको शामिल करना जरूरी है। और उसके साथ साथ ही वक्फ बोर्ड की दफात का भी
किसी भी मस्जिद, मंदिर या मजहबी मकाम के इंतजाम से कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने बाज़ाब्ता खदशे को दूर किया है। ये किसी मंदिर, मस्जिद या किसी भी मजहबी मकाम जो है, इसका इंतजाम किसी से कोई ताल्लुक नहीं है, उनकी जानिब से कहा गया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि वक्फ बिल किसी मजहबी निज़ाम, किसी मजहबी इदारे या किसी मजहबी अमल में मुदाखलत नहीं कर रहा है। ये बाज़ाब्ता तौर पर उन्होंने आज ऐवान के अंदर इसका बाज़ाब्ता लोगों को जो खदशात थे उनको दूर करने के हवाले से उन्होंने ये बात रखी है। अब जरा इस प्रोग्राम में हमारे साथ बात करने के लिए कुछ मेहमान भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी से अभिजीत जसरोटिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके साथ साथ ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के सलमान अली सागर, वो श्रीनगर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सलमान जी। और उसके साथ साथ ही कांग्रेस के तर्जुमान हैं जगदीप सिंह, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस प्रोग्राम में। और उसके साथ साथ ही अहमद अयाज, जो सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, आपका भी अयाज साहब बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। सबसे पहले हम अभिजीत जी आपके पास आएंगे। इस बिल की जरूरत क्या थी, आपसे जानना चाहेंगे। जो वक्फ तरमीमी बिल है जिस पर बहुत से खदशे भी जाहिर किए जा रहे हैं, आखिरकार इस बिल की क्या जरूरत थी? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, दो तीन चीज़ें हैं जिसके अंदर मैं ज़रूर आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। सबसे पहली बात यह थी कि वक्फ बोर्ड जो था ये कब बना और किसने बनाया। आपको पता है अंग्रेज़ों के समय से, और अंग्रेज़ों ने इस चीज़ को सबसे पहले बनाया। और वक्फ बोर्ड को अगर कोई भी इंसान अगर धर्म के साथ जोड़कर देखेगा तो ये जो कलकत्ता हाई कोर्ट और भारत के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये चीज़ कही गई है कि इसका धर्म के साथ जोड़कर इसे नहीं देखना चाहिए। धर्म के साथ वक्फ बोर्ड का दोनों का लेना देना कुछ नहीं। ये ट्रस्ट है जो ऑब्वियसली डेवलपमेंट के लिए जो काम करेगी और लोगों के लिए काम करेगी। अब हम इन चीज़ों को थोड़ा सा हिस्टोरिकल फैक्ट लेकर चलते हैं कि वक्फ बोर्ड जब अंग्रेजों ने बनाया तो क्या बनाया, उनके मन में क्या था और क्यों बनाया होगा। आज़ादी से पहले हिंदू मुसलमान हम सब के सब एक बनकर रहते थे, सबके सब इकट्ठे थे। और हमें अभी भी याद है कि उस आज़ादी की लड़ाई के लिए हिंदुओं ने, मुसलमानों ने बराबर का रक्त अपना बहाया है, तब हमें आज़ादी मिली जाकर। लेकिन मुसलमानों के जहां तक बात आती है, मुसलमानों को अगर बरगलाने में जो काम किया गया, भले वो अंग्रेजों की तरफ से किया गया, उसके बाद बाकी की सरकारों ने किया गया, उसमें उन्होंने कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन चलें, अगर आप इतने ही, और जो पॉलिटिकल पार्टीज आज इसके ऊपर सबसे ज्यादा हैतोबा मचा रही हैं, अगर इतने बड़े आप खैर खवा बनते हैं, मुझे बताएं आज पसमानदा मुसलमानों की पॉपुलेशन 85% हो चुकी है। क्या इसकी तरफ किसी ने देखा? तो इतने सालों से जो वक्फ बोर्ड था, इस वक्फ बोर्ड ने कितने स्कूल्स बनाए उसका एक डाटा मुझे दे दीजिए। इस वक्फ बोर्ड ने कितने हॉस्पिटल्स बनाए उसका डाटा मुझे, कितनी यूनिवर्सिटीज क्रिएट की, कितना कोशिश की कि हम अगर खुद को, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज अपने आपको खैर खवा समझती है, मुझे बताएं कितना काम किया इन्होंने आज तक इस चीज के लिए। तो कहीं ना कहीं जो लोगों की इसके अंदर बात की जाती है, और धर्म के नाम पर इस देश के टुकड़े हो चुके थे पहले ही। क्या धर्म के नाम पे पाकिस्तान नहीं बना? क्या धर्म के नाम पे बांग्लादेश नहीं बना? पीछे हम सब के सब लोग वो हैं जो ये मानते हैं कि हमारा राष्ट्र धर्म सबसे बड़ा धर्म है। हम ये मानते हैं हम सब हिंदू मुसलमान सबके सब एक है, हम तभी इस हिंदुस्तान के अंदर इकट्ठे रह रहे हैं। अब कोई अगर बोर्ड के अंदर कोई ऐसी चीजें आती हैं जिसमें मुझे लगता है कि सिर्फ हिंदू ही नहीं, मुसलमान भी कोई सफर हो सकता है। अगर किसी मुसलमान की प्रॉपर्टी कर क्लेम कर दे तो क्या वो कोर्ट में जा सकता है? नहीं जा सकता। अगर किसी हिंदू की प्रॉपर्टी क्लेम हो जाए तो नहीं जा सकता। तमिलनाडु के अंदर थिरुवंतपुरम के पास 1516 साल पुराना मंदिर है जिसके ऊपर क्लेम कर दिया गया कि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज है, वो किसके पास जाता है? हम इस चीज को इस एंगल से, धार्मिक एंगल से ना देखकर ये चीज देखें कि क्या हम लोगों ने कोई पसमानदा मुसलमानों के लिए काम किया? जो बेवाएं थी, कोई उनको कोई पेंशन लगाई, कोई बच्चे जो यतीम हुए थे उनको पेंशन लगाई, किसी के लिए कोई वजीफे का कोई बंदोबस्त रखा इसके अंदर? करते तो आज हिंदुस्तान में 85% लोग जो हैं पसमानदा मुसलमान ना होते। चलिए, आपका ये दावा है। अब जरा कांग्रेस के तर्जुमान जगदीप जी आपके पास आना चाहेंगे। भारतीय जनता पार्टी का बाज़ाब्ता तौर पर आज भी ऐवान के अंदर ये भी कहा गया है, इल्ज़ाम है आप पर कि आपकी जानिब से सबसे पहले जो तरमीम है इस कानून की कांग्रेस की जानिब से की गई है, और उसके साथ साथ ये भी इल्ज़ाम है कि अगर आज ये कानून नहीं बना पाते या बिल नहीं पेश करते तो शायद आने वाले समय में जहां पर ऐवान इस वक्त है, पार्लियामेंट है, इस पर भी आने वाले वक्त में जायदाद के नामे हो सकती है, उसका दावा कर सकते हैं भारतीय जनता पार्टी का, आपका इल्जाम है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका अभिवादन। देखिए, वो लोग जो बकौल माननीय प्रधानमंत्री इस देश में घुसपैठिए हैं और अपने कपड़ों से पहचाने जा सकते हैं, उन पर और इस देश के संविधान पर ये एक बहुत प्रचंड और घातक हमला है। बजाय इसके कि पसमानदा मुसलमानों की क्या स्थिति है, पसमानदा मुस्लिम्स की,
या वक्फ बोर्ड ने क्या क्या काम किए, मैं इस पर बाद में आऊंगा क्योंकि ये बेसिर पैर की बात है। दरअसल ये एक धर्म विशेष की एक पर्टिकुलर धार्मिक संस्था है और दिक्कत यह है कि इस देश को दिग्भ्रमित कैसे किया जा रहा है। मैं सिलसिलेवार ढंग से अगले 3-4 मिनट में आपको पारे की मानद स्थिति साफ कर दूंगा। जी। सबसे पहला आरोप ये लगाते हैं कि वक्फ बोर्ड में महिलाएं नहीं है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सेक्शन 14 1995 जो इसमें संशोधन हुआ, उसके बाद वक्फ बोर्ड में महिलाओं का न केवल प्रावधान है बल्कि महिलाएं हैं। इस देश में जो 32 वक्फ बोर्ड है उसमें जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड को डाल लीजिए, इन्हीं भाजपा की महिला नेत्री उसकी अध्यक्ष है, पहली बात। दूसरा आरोप ये लगाते हैं कि बाकी की अदालतों में, चाहे वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, वहां जाने की गुंजाइश नहीं बचती। वक्फ बोर्ड के पास असीम शक्तियां हैं, वो किसी की भी प्रॉपर्टी पर अपना अख्तियार जमा सकता है। तो बराए मेहरबानी काबिले जिक्र है ये बात, जरा गौर से सुनिएगा। पहली बात तो वक्फ को किसी भी तरीके से किसी भी चल या अचल संपत्ति पर अपने पोजेशन का संवैधानिक राइट नहीं है, वो केवल उसका कस्टोडियन है। सेक्शन 40 ये बताती है कि जब ऐसी कोई स्थिति हो तो ट्रिब्यूनल के बाद आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। सुप्रीम कोर्ट फरवरी 2022 वर्सेस हेमंत गुप्ता में इस देश की सर्वोच्च अदालत ने स्पष्ट कर दिया। उसके बाद आइए सेक्शन 32 पर, जो ये बताती है कि किस तरीके से वक्फ बोर्ड को अपनी आमदनी को उसका प्रबंधन कैसे करना है, उसका सही इस्तेमाल कैसे करना है। दिक्कत जरूर थी क्योंकि जो मुतबल्ली वक्फ बोर्ड के द्वारा लगवाए गए थे, बहुत सारे मामले ऐसे आए कि उन्होंने अपने जाति मफादों को हल करने के लिए वक्फ बोर्ड की संपत्ति का सही इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन तत्कालीन पीवी नरसिम्हा राव की सरकार के दौरान ये जो मैं आपको संशोधन बता रहा हूं, इसमें मैं एक बड़ा अहम संशोधन और बता दूं जो सेक्शन 4 में है वक्फ एक्ट के, जिसमें यह बताता है कि अगर कहीं किसी प्रॉपर्टी पर वक्फ को क्लेम करना है तो सबसे पहले वो सरकार को रिपोर्ट करेगा, उसके बाद सरकारी गैजेट में उसका प्रकाशन होगा, तदोपरांत सारा रेवेन्यू रिकॉर्ड मंगाया जाएगा, म्यूटेशन वगैरह देखी जाएगी और इस पर लिमिटेशन एक्ट लागू नहीं होगा। अब मेरा सवाल यह है कि पहला ये जो महिलाओं का आरोप लगाते हैं वो बेबुनियाद है। दूसरा, इन्हीं की पार्टी के तत्कालीन संबंधित मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने यह दावा किया था कि वक्फ की सारी संपत्तियां डिजिटलाइज हो गई हैं। अगर ये सारी संपत्तियां डिजिटलाइज हो चुकी हैं तो फिर ये आरोप क्यों कि ये संपत्तियां जो है ये इंक्रोचमेंट से आ रही हैं। तीसरी बात, यहां मैं एक और बड़ी अहम तरीन आपके सामने रख दूं कि क्यों जिला प्रशासन को इसमें डाला जा रहा है और क्यों 2 गैर मुस्लिम जो है वो सेंट्रल लेवल की जो इनकी काउंसिल है उसमें रखे जाएंगे। क्या मंशा है इसके पीछे? मैं पूछना चाहता हूं, जिस सरकार ने ईद की छुट्टी रद्द कर दी, जिस सरकार ने इस देश में भारत खोदो योजना शुरू करके संभल जैसे दर्जनों मामले में आपको गिनवा सकता हूं, बीफ के नाम पर कई लोगों की पब्लिक लिंचिंग हो गई। नमाज कोई पढ़ नहीं सकता, पहले तो सड़कों पर मना था, अब तो घरों की छत पर भी पढ़ने पर मनाही है। इस तरीके की परिस्थितियां बनाने के बाद आज भारतीय जनता पार्टी जो मुस्लिमों की इतनी बड़ी हितैषी बनती है, जरा ये बता दे इनकी मरकजी सरकार में कितने मुस्लिम मंत्री हैं, कितने विधायक हैं इनकी सरकारों में, जरा उनकी भी गिनती दे दे। जगदीश जी दोबारा आपके पास आएंगे और ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है प्रोग्राम 5 के 5 में। नाजरीन, जहां बात वक्फ तरमीमी बिल पर बात कर रहे हैं, आज ऐवान के अंदर उस पर भी बहस जारी है, लेकिन इस प्रोग्राम के हमारे जो मेहमान हैं वो भी अपनी बात रख रहे हैं। अब ज़रा हमारे पास जो सियासी माहिर हैं अहमद अयाज, उनके पास चलेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। अहमद अयाज जी, जिस तरह से आज ये बिल ऐवान के अंदर पेश की गई हैं, हुकूमत ने जो बातें हैं उन्होंने वो ऐवान के सामने रखे हैं, लोकसभा के सामने रखे हैं और उसके साथ साथ ही अपोजिशन या दीगर मुस्लिम तंजीमों की जानिब से जो खदशात है उन्होंने भी वो सामने रखे हैं। उनको खदशा है कि अगर इस बिल को पास किया गया तो ये जो बिल के खिलाफ वो सड़कों पर आएंगे, एहतजाज करेंगे। आप इस बिल को कहाँ पे देखते हैं? जहां तक इस बिल के खिलाफ जो अप्रहेंशन एक्सप्रेस किए गए हैं, चाहे वो अपोजिशन की तरफ से हो या मुसलमानों की तरफ से हो या और कोई लोगों की तरफ से हो, किसी हद तक वो हक बजानिब है और उसमें कुछ फेयरनेस नजर आ रही है। इसलिए कि अगर हम वक्फ बोर्ड के मैनेजमेंट को देखेंगे, ये अंग्रेजों से पहले के जमाने से आ रहा है, जब से मुसलमान
इसको मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि मुसलमानों की डोनेट की हुई प्रॉपर्टी होती है जी। और जो रज़ाई अल्लाह के लिए डोनेट की जा रही हैं, तो फिर महज मजहबी मामलात और चैरिटी के लिए इस्तेमाल की जा रही है। अब दूसरी बात है, शायद इसकी चैरिटी करने का कोई ज्यादा मुस्तहक जो लोग हैं उनको उनके तक फायदा ना पहुंचा हो, ये भी हम मान लेंगे। लेकिन दो जो इसके जो मुद्दे सामने जो आ रहे हैं, जो आर्गुमेंट्स आ रहे हैं, वो ये कि भाई एक तो ये मिसमैनेज इसको किया गया है और दूसरा करप्शन इसमें बहुत ज्यादा है। मान लेते हैं कि किसी हद तक ये सही भी हो सकता है, लेकिन सवाल ये है कि क्या करप्शन और मिसमैनेजमेंट सिर्फ वक्फ बोर्ड्स में ही है, और जो हिंदुस्तान में बाकी इदारे जो है या हुकूमत जो है सारा क्लियर है, सारा क्लीन है क्या? हर एक जगह पर साफ सफाइयत है, और जो मेंबर्स हम इसमें ऐड करेंगे अब जो अमेंडमेंट की जो प्रपोजल जो है उसमें नॉन मुस्लिम्स ऐड करने की बात है, तो क्या वो नॉन मुस्लिम्स ऐड करके इसका मिसमैनेजमेंट दूर हो जाएगा, करप्शन दूर हो जाएगा? तो इसलिए मुझे लग रहा है कि ये एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड एक मामला है, इसलिए कि जो वक्फ प्रॉपर्टी है मुसलमानों के पास, ये सबसे बड़ा असासा है खासतौर हिंदुस्तान में। और लगता है कि किसी की नजर है इसके ऊपर कि मुसलमान, क्योंकि एक असासा, बहुत ज्यादा असासा है इनके पास, एम्पावर्ड है इस लिहाज से, तो इसलिए मुझे लगता है कि इस पर कंट्रोल करने की बात है, इसको आगे बढ़ने ना देने की बात है और मुसलमानों को इससे डिकंट्रोल करने की बात है। नहीं तो अगर हम ये कहेंगे कि मुसलमानों की फिक्र है कि भाई इसमें कुछ मामला है कि जो देखने की बात है लोगों तक फायदा नहीं पहुंच रहा है मुसलमानों तक, तो फिर बोर्ड ही तो नहीं है, वक्फ बोर्ड ही नहीं है, तो फिर हुकूमत के पास भी बहुत सारे स्कीम्स है। अभी जो मुसलमान है सबसे बैकवर्ड एजुकेशन के लिहाज से और इकोनॉमिकली हिंदुस्तान में सबसे बैकवर्ड जो है, पसमानदा जो है मुसलमान है, तो उनके लिए हुकूमत ने आज तक क्या किया? तो आज हम कहेंगे कि बोर्ड की तरफ से हम कुछ करेंगे जिससे उनकी पसमानदगी दूर हो जाएगी। लिहाजा मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई खास फेयरनेस है, ये सिर्फ एक सियासी गेम है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। वोट बैंक के लिहाज से या मुसलमानों को डिसएम्पावर करने के लिहाज से तो इसे क्या हो जाएगा, इसमें एक प्रोविजन ये दिया गया है प्रपोजल में, क्या ये माना जाए कि कानून लाने की जरूरत नहीं थी, बल्कि अगर कुछ चेंजेस करने की जरूरत थी वो कर सकते, लेकिन कानून नई तरीके से जो हुकूमत की जानिब से बिल्कुल बिल्कुल इसमें कानून लाने की जरूरत ही नहीं थी। अगर इसमें कहीं लैप्सेस दिख रहे थे तो वो बातचीत के जरिए बोला जा सकता था, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में, इसकी मैनेजमेंट में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है जो गवर्नमेंट का ऑफिशियल होता है, और जो चेयरमैन है, बहुत सारी जगहों पर चेयरमैन जो है गवर्नमेंट नॉमिनेटेड होती है, जैसे JNK में है। तो क्या उनसे पूछा जा सकता है कि आपकी मिसमैनेजमेंट कहाँ पर है, करप्शन कहाँ? लेट अस स्टार्ट फ्रॉम देयर। सो एज सच ऐसे नहीं लग रहा है कि इसमें कोई फेयरनेस है। इसमें यही है कि अभी जब इसमें एक प्रोविजन डाला जा रहा है कि भाई क्लेम किया जा रहा है प्रॉपर्टी कौन करेगा, ये मुसलमानों की डोनेटेड प्रॉपर्टी है तो मुसलमान उसको थोड़ी वापस करेगा। तो अब इसे क्या होगा, इसे जैसे हमारे पास रिलीजियस प्लेसेस एक्ट है, उस एक्ट के को मानने से, नाफिजुल अमल होने से जो भी मजहबी मकामात है उनकी पोजीशन वही माने जाएगी जो 1947 में थी। लेकिन अब भी बहुत सारे लोग मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, और वही एक प्रोविजन यहाँ भी कोशिश किया जा रहा है, वही एक प्रोविजन कोर्ट के जरिए कल को बहुत सारे लोग सामने आ जाएंगे कि ये प्रॉपर्टी हमारी है, तो कोर्ट्स में जाओ और मुसलमान और हिंदू को आप एक और चीज जो मुस्लिम उनको लड़ाओ और एक और चीज रूल करते जाओ और रूल करते जाओ। मुझे लग रहा है इसमें यही एक सबसे बड़ा मामला मुझे नजर आ रहा है। तो और कोई खास नहीं है कि मुसलमानों की भलाई की बात है, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, ऐसा कुछ नहीं है। साहब एक और चीज जो खदशा जाहिर किया जा रहा है कि नॉन मुस्लिम्स को बोर्ड्स में शामिल करना, वक्फ बोर्ड में शामिल करना, ये भी मुसलमान तंजीमों की जानिब से इसका भी खदशा, सवाल भी उठाया गया, आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है? अगरचे दीगर सही बात है। मुसलमानों, देखिए ये मुसलमानों का मामला है, जो कॉन्स्टिट्यूशन भी हमारे को हक दे रहा है कि आप अपने मामला को मैनेज करिए, तो ये मुसलमानों का मामला है। मुसलमानों की प्रॉपर्टी, डोनेट की गई प्रॉपर्टी है, उनको मैनेज करना। हाँ, अगर कहीं कुछ लग रहा है, कोई इंप्रूवमेंट की बात है, दैट कुड बी सजेस्टेड। उसमें अब जैसे मैंने कहा एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स है, उसमें चेयरमैन कहीं हैं, तो ये किया जा सकता था। सो एज सच आई डोंट फाइंड देयर डज नॉट सीम टू बी एनी अदर रीजन अदर देन टू सी
पॉलिटिकल दोबारा अयाज साहब आपके पास में दोबारा आऊंगा। आप जरा नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो लीडर हैं सलमान अली सागर, उनके पास जानने की कोशिश करेंगे। सलमान जी, आपसे जानेंगे, जिस तरह से अयाज साहब ने कहा है कि कुछ अगर चीजें जरूरत थी उन चीजों को करने की वो सब कर लेते, लेकिन कानून बनाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि कानून की ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि जिस तरह से इसमें शफाफियत नहीं थी इस बोर्ड में, या जिस तरह से मुल्क के अंदर ये सबसे तीसरा जो बड़ा वक्फ इमलाक है, उससे मुसलमान जो है काफ़ी सालों से वो पसमानदा भी हैं, गरीब क्यों हैं, वो गुर्बत दूर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का मानना है। और साथ ही साथ जो मुस्लिम तंजीमें हैं उन्होंने भी बहुत सारे खदशात जाहिर किए हैं इस कानून के हवाले से। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस इसे कहाँ पे देखती है? देखिए, पहले तो मैं कहूँ हम इसको टूथ एंड नेल अपोज करते हैं इस बिल को जो भी आज पार्लियामेंट में लाया गया है। हमारे ऑनरेबल मेंबर्स इसको टूथ एंड नेल अपोज करेंगे और हमारा मानना है कि ये हिंदुस्तान, हमारे मुल्क की हिस्ट्री में आज एक बहुत बड़ा काला दिन है। इसको बीजेपी माने या ना माने, लेकिन मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा दचका है। मुसलमानों के लिए मातम का दिन है। जो भी मुसलमान मुल्क में रहते हैं, ये 32 करोड़ जितने भी मुसलमान हैं मुल्क में, उन पे हमला है, सरकारी हमला मैं कहूँगा, जो सरकार को नहीं करना चाहिए था। ये बिल खाली एंटी मुस्लिम नहीं है, ये बिल एंटी नेशनल है और ये एंटी माइनॉरिटीज है, चाहे वो माइनॉरिटीज बाकी भी क्यों न मुसलमानों के बगैर। आज मुसलमानों पे अटैक हो गया, कल किसी और पे होगा। ये जो लोग हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, जो खाली इस मुल्क में हिंदुओं को देखना चाहते हैं, ये उसके लिए रास्ता हमवार किया जा रहा और कोई दूसरी बात नहीं है। एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, एक दबाव की सियासत की जा रही है, यही बोले जाने की कोशिश की जा रही है कि मुसलमानों के हक में है। नहीं, ये मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा स्टार्ट किया गया और आज उसको अमली जमा पहनाया गया। मैं दोबारा कहूँगा, ये ब्लैक डे है। बाबरी मस्जिद के 47 के बाद, बाबरी मस्जिद के बाद ये एक तीसरा बहुत बड़ा हमला है मुसलमानों पे, मुसलमानियत पे, और यहाँ के एक एक रहने वाले जो इस हमारी फेथ से ताल्लुक रखता है, चाहे वो किसी भी सेक्ट से हो, चाहे वो शिया हो, चाहे वो सुन्नी हो, चाहे वो और कोई हो, आज हमारे साथ हुआ है, कल उनके साथ होगा। ये एक सलमान जी एक चीज मैंने एक से होल्ड ऑन ये मोदी जी की सरकार का एजेंडा पहले 2014 से रहा है, ये अपना एजेंडा पूरा करे। बाकी रही बात, किरण रिजिजू जी ने आज कहा 80,000 एप्लीकेशंस रिसीव की गई। अरे किरण जी, आप तो 10 मेंबर पार्लियामेंट को नहीं सुन पाए, आपने उनके व्यूज को नहीं अकोमोडेट किया, आपने पार्लियामेंट्री पैनल के मेंबर्स को अकोमोडेट, उनके कमिटमेंट्स को ऑनर नहीं किया। आप 80,000 एप्लीकेशन और 32 करोड़ मुसलमानों को क्या ऑनर करेंगे? आप आज किस मुंह से कह रहे हैं कि आपका 70 साल में वक्फ ने क्या किया? क्या मुसलमानों को पूरे मुल्क में वक्फ चलाता था? तो क्या कहते हैं मोदी जी, सबका साथ सबका विकास, मैं 1 करोड़ 125 करोड़ देशवासियों का प्राइम मिनिस्टर हूँ। क्या मुसलमानों के लिए वक्फ बोर्ड ही बचा था, उनकी डेवलपमेंट के लिए, उनकी प्रॉस्पेरिटी के लिए? हो सकता है यहाँ कुछ खामियां होती है वक्फ बोर्ड में। क्या जितने श्राइन बोर्ड चलते हैं मुल्क में, क्या जितने गुरुद्वारों के बोर्ड चलते हैं, क्या जितने अमरनाथ के, जितने भी यहाँ बोर्ड्स हैं, क्या वो ट्रांसपेरेंसी से काम करते हैं? क्या उनमें खामियां नहीं पाई जाती है? क्या उसका मतलब कल को आप उसमें मुस्लिम को घुसाएंगे? क्या आप उस पर शिया बोर्ड्स में सरदारों को घुसाएंगे या बाकी नॉन मुस्लिम को? नहीं, ये आपने मुसलमानों पर अटैक करना है और ये एक बाज़ाब्ता सोची समझी एक साजिश है मुसलमानों के खिलाफ, जिसको बीजेपी काफी देर से इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रही है और उन्होंने आज वो किया। मुझे नहीं पता ये बिल कल को पास होता है पार्लियामेंट में, क्या व्यूज रहते हैं लोगों के, लेकिन एक बात तो तय है, एक बात तो बिल्कुल साफ है, ये मुसलमानों पे अटैक है, मुसलमानियत पे अटैक है और इस मुल्क को कमजोर करने के लिए एक बहुत बड़ी साजिश है। इसमें किन किन का हाथ है अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन कोई भी मुसलमान इरेस्पेक्टिव ऑफ द पार्टी, शायद वो बीजेपी में ही क्यों ना हो, वो मुसलमान भी दिल से खुश नहीं है। मोदी जी को खुश करने के लिए मे भी कोई मुसलमान बोले, लेकिन हकीकत ये है कोई भी मुसलमान, कोई भी दीन परस्त, कोई भी जो अल्लाह को मानने वाला है, वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये रिजेक्ट किया जाता है मुसलमानों की तरफ से। ये बीजेपी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं थी, ये उनके एजेंडा में नहीं था, ये उनके एजेंडा में नहीं होना चाहिए था। ये हमारे पे अटैक है और उम्मीद करते हैं कि सेनर वॉइसेस मुल्क में होंगी, वो इसको अपोज करते रहेंगे आने वाले टाइम। दोबारा सलमान जी आपके पास आऊंगा। जसरोटिया जी, आप पर भारतीय जनता पार्टी पर इल्जाम है, लेकिन आप उसका जवाब बाद में के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है प्रोग्राम 5 के 5 में। नाजरीन, बात हम वक्फ तरमीमी बिल के हवाले से जो आज लोकसभा में पेश की गई है, जहां पर बहस जारी है, लेकिन यहां पर भी स्टूडियो के अंदर भी इस बिल पर बहस जारी है। हमारे साथ है बीजेपी से अभिजीत जसरोटिया। जिस तरह से
इल्जाम आप पे लगाया गया है कि ये मुसलमानों के खिलाफ एक सोची समझी साजिश है, आप इसे कहां देखते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं एक बात यहाँ पर जरूर कहना चाहूँगा कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट भी सामने पड़ी थी, सब कुछ किया, और आज मैंने 85% मुसलमान पसमानदा है, मैंने इसकी बात की। और इसका सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, तो ऑब्वियसली कांग्रेस जो खुद को खैर ख्वाह समझती है मुसलमानों को, और चंद ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज जिनको लगता है कि वो सबसे बड़े खैर ख्वाह हैं, उन्होंने दिया क्या कि आज़ादी से लेकर आज तक 85% जो मुसलमान है वो बेचारे पसमानदा है, कर्टसी ऑल दीज जो खुद को वेलविशर बोलते हैं वहाँ के। अब आ गया जो झूठ कांग्रेस बोलती है और झूठ बोलकर लोगों को बरगलाना चाहती है। सेक्शन 85 ऑफ वक्फ बोर्ड खुद ही बोलता है कि सिवाय ट्रिब्यूनल के और कहीं कोर्ट जा नहीं सकता। सेम केस जब पहुंचा राजस्थान की हाई कोर्ट में, तो सिंगल बेंच के अंदर जज वीरेंद्र कुमार जी के केस के अंदर क्या लिया गया डिसीजन के फाइनली इट हैज टू बी विद द वक्फ बोर्ड ओनली, नोबडी एल्स कैन डू एनीथिंग ऑन इट। खैर, कांग्रेस का काम यही है कि झूठ बोले। अब मैं आता हूं अपने जम्मू कश्मीर के स्ट्रक्चर के ऊपर, और प्लीज कम से कम ये हिंदू मुसलमान को बांटने वाली राजनीति बंद कीजिए। आप देश उब चुके हैं इन सब चीजों के अंदर। हमारे यहां पर आपको पता है माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड बना हुआ है। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, अगर आपको याद होगा, ये जो सरकारें आज बड़ी बोल रही हैं, आपकी तो सारी सैलरीज माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड से आती थी। उसके अंदर क्या माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने देखा कि ये सैलरी हिंदू को जा रही है, मुसलमान को जा रही है? तो जब आप इस तरह की बात करते हैं, आज माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के यहां पर ककराल हॉस्पिटल बना है, वहां पर क्या मुसलमान अपना इलाज नहीं करवा रहे हैं? क्या यूनिवर्सिटीज बनी है, ये क्या सबके लिए नहीं बनी है? और मुझे ये बात बताना चाहिए, जरा बताएं कि किस ट्रेन के ऊपर लिखा है वंदे भारत के ऊपर कि इसमें मुसलमान नहीं बैठेंगे, और कौन से एम्स के ऊपर तख्ती लगी है कि इसके ऊपर सिर्फ हिंदुओं का ही हक है और कोई नहीं यहां पर जाएगा? हमने कम से कम आप पॉलिटिकल पार्टीज की तरह एक आंख से नहीं देखा। हिंदू मुसलमान हमारी दो आंखों की तरह हैं। 2000 रुपया भी केंद्र से आता है, सायरा बानो के खाते में भी जाता है, गीता देवी के खाते में भी जाता है, और जो 28 करोड़ लोग जो गरीबी रेखा से उठकर ऊपर आए हैं, उसमें हिंदू भी है और मुसलमान भी है। अभी तो सौगात है, मोदी अभी जो आया था उसके लिए किसके लिए किया गया था ये सब कुछ? हम ये नहीं कहना चाहते हैं। आप लोगों ने जो खासकर, वो ये कौन है, ये वही 15% के एलीट है जो बाकी के 85% लोगों को नहीं चाहते कि वो लोग ऊपर उठ कर आए। ये यही कारण है करने का। और आप किस तरह से वक्फ बोर्ड को आप धर्म के साथ जोड़ सकते हो? यानी कि आप देश की सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है, आप कलकत्ता हाई कोर्ट से ऊपर है, जब वो कहते हैं कि धर्म के साथ इसको आप जोड़ के नहीं दे सकते। एक ट्रस्ट है और ट्रस्ट का काम लोगों की भलाई के लिए होना चाहिए। मैंने आपसे आंकड़े मांगे तो मुझे एक भी आंकड़ा दे देते, सिवाय मुसलमानों को बरगलाने के। क्या कांग्रेस के प्रवक्ता और क्या दूसरे वाले कोई आंकड़ा दिया आपने कि इतने स्कूल तो बनाए वक्फ बोर्ड ने, इतने हॉस्पिटल बनाए, इतने कैंसर इंस्टीट्यूट बने, इतनी यूनिवर्सिटीज बनी? बताएं जरा। अरे ये तो हमारी सोच है कि मुसलमान के एक हाथ में कुरान शरीफ होनी चाहिए और दूसरे हाथ में लैपटॉप होना चाहिए, और 2047 के विकसित भारत के अंदर हिंदू मुसलमान दोनों को मिलकर अगर काम करेंगे तभी विकसित भारत बनेगा। वरना कांग्रेस ने जो हालत करके रखी थी इस देश की, हमें अच्छी तरह से पता है। और कम से कम अंग्रेजों के दिए हुए फार्मूले को आगे लेकर मत चले। उसके बाद ही 2 नेशन थ्योरी आई, उसके बाद ही जून और जुलाई में 1947 में, उससे पहले जाके लॉर्ड माउंटबेटन के साथ नेहरू जी वहां पर हिंदू मुसलमानों को बांटने का षड्यंत्र रच रहे थे सारे का सारा। फिर 2 देशों के टुकड़े हुए, कितने लोग मारे गए इसके अंदर, सिर्फ और सिर्फ उसी काम के लिए 2 देशों का विभाजन किया गया, फिर बांग्लादेश बनाया गया अलग से। इस कांग्रेस के कब तक, और मुझे समझ नहीं आती, ये कांग्रेस ने कौन सा बीड़ा उठा रखा है हमारे देश के मुसलमानों को और पसमानदा करने का। मैं अभी भी अपील करूंगा अपने देश के मुसलमानों को कि इनकी स्ट्रेटजी के ऊपर ना चलें। जब विकसित भारत होगा तो हिंदू भी विकसित होगा और मुसलमान भी विकसित होगा। इनकी स्ट्रेटजी के ऊपर चलेंगे तो वही होगा कि इन्होंने सिर्फ अपना भला किया है, आज तक मुसलमानों का भला नहीं किया। और आंकड़े बोलते हैं कि 85% मुसलमान जो हैं वो पसमानदा है। एक बात मुझे और बताइएगा, ये कौन सा एक्ट बोलता है कि आप किसी भी ऊपर, आपके सामने मैंने महादेव टेंपल है कोल्हापुर का जिसके ऊपर क्लेम कर दिया गया, और उस क्लेम को कहीं पर भी नहीं लेगा। क्लेम तो छोड़िए, उस टेंपल का क्लेम तो छोड़िए, उसके आगे पीछे के जो गांव थे उसके ऊपर भी वक्फ बोर्ड ने क्लेम कर दिया। द्वारका जी के अंदर 2 आइलैंड्स हैं जिनके ऊपर क्लेम किया गया इन सब चीजों का। ये सब के सब जो है 11 ऐसे इंसिडेंट्स हैं अलग अलग। मतलब बताएं, आप बोलते हैं जी हम हिंदुओं की बात करेंगे या हम किसी और सिख श्राइन की बात करेंगे, वहां पर उनके किसके अंदर लिखा हुआ है कि फलानी जगह पे जाकर अगर कोई हिंदू अपना बोर्ड लगा देंगे तो वो प्रॉपर्टी हिंदुओं की हो जाएगी, या सिख कहीं पे अपना बोर्ड लगा देंगे प्रॉपर्टी सिख की हो जाएगी। लेकिन इसके अंदर तो लिखा रखा है हर एक चीज के अंदर। अगर उसके अंदर कोई अमेंडमेंट की जा रही है, अरे इसके सफर मुसलमान भी हैं, इसके सफर अगर हिंदू श्राइन्स हैं तो इसके अंदर मुसलमान भी सफर कर रहे हैं। इंसानियत के पैरामीटर से देखिए, ये कर करके सच्चर कमेटी की रिपोर्ट तो आपके समय पर आई थी, क्या बोलती है? उसके बाद तो और बढ़ गए इसके अंदर। तो जब इनके विकास की बात की जा रही है सब कुछ चीज का, तो आपको इसके अंदर भी राजनीति सूझ रही है। आप किस तरह की ओछी राजनीति के अंदर यकीन रखते हैं, ये तो मुझे बता दीजिए, और इसका जवाब जरूर दीजिएगा। जो इतने सालों तक माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की सैलरी गई है वो हिंदुओं को भी गई, मुसलमानों को ही। कई एमएलए विधायक ऐसे हैं मुसलमानों की जिनकी तनख्वाह यहां से निकली है। तो इसीलिए कम से कम हमें ना इस जी अब जरा सलमान सागर के पास चलेंगे। सलमान सागर साहब, जिस तरह से आज किरण रिजिजू ने ऐवान के अंदर भी कहा, जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड का उन्होंने जिक्र किया है कि
देखिए उसकी आमदनी में जब से दरख्शा इंदिरा भी उसकी चेयरपर्सन बनाई गई हैं तब से जम्मू कश्मीर का जो वक्फ बोर्ड है उसमें उसकी आमदन में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। ये ऐवान के अंदर उन्होंने इसका जिक्र भी किया है। और साथ ही साथ जिस तरह से अभिजीत जी का मानना है कि जो दीगर जमातें चाहे कांग्रेस है या दीगर जमातें हैं ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम की सियासत कर रही, इससे ऊपर उठ के लोगों का भला और खासकर मुसलमानों का भला उसके लिए सोचने की जरूरत है। अगर मुसलमानों का भला 80 साल में नहीं हुआ है तो वो सब जमातें जिम्मेदार है इसके लिए जो दिल्ली में हुकूमत करती थी। मैं यहाँ खाली बीजेपी को जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा, जितने हमारे मुल्क के फिर प्राइम मिनिस्टर्स बने हैं फिर वो सब जिम्मेदार है। यहाँ में कोई पॉलिटिक्स नहीं करना चाहता, यहाँ हम कोई अलायंस पार्टनर्स की बात नहीं कर रहे हैं। अगर वो पैमाना लिया जाए तो मुसलमानों को कमजोर रखने का यहाँ की क़यादत की जिम्मेदारी है। ठीक है, तो चाहे वो कांग्रेस होती तब, चाहे वो बीजेपी हो या चाहे वो कोई और पार्टी हो, जब आप कहते हैं कि मुसलमान अभी 75% मुसलमान कमजोर है, 85%, तो आपको शर्म आनी चाहिए। 85% courtesy leaders like you, courtesy leaders like you, 80 साल बाद courtesy leaders like you, it's courtesy and courtesy your Congress and leaders like you who don't care about their Muslims. Listen, hold on for a moment, I did not interrupt you. तो जब ये बोलते हैं इन सबको इसका इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, जितने भी ये खुद को हीरो बताते हैं, चैंपियन बताते हैं मुसलमानों के काज का और अल्टीमेटली मुसलमानों को वीक कर रहे हैं, तो हमें ये लेक्चर ना दे। हमको पता है मुसलमान यहाँ कमजोर क्यों है, हमको पता है यहाँ कश्मीर में हालात खराब हो गए। आपने एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए जिनका हमसे बड़ा नजदीकी नाता है, आपने पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए पूरे मुल्क में मेडिकल कॉलेज खुले रखे, आपने पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज खुले रखे, लेकिन मुसलमानों के लिए आपने नहीं रखे। आप हमको क्या ये दे रहे हैं? आप अभी बात कर रहे हैं जी बांग्लादेश बना, बाकी बना, बीजेपी रिजीम में क्या हो गया? आप कहते हैं सबका साथ सबका विकास, विकसित भारत की बात कर रहे हैं। गोधरा राइट्स किसके टाइम पे हो गए? ये नागपुर में अभी क्या हो गया कुछ दिन पहले? आप मुझे बताइए दिल्ली में अभी 3-4 साल पहले क्या हो गया वहाँ? आप मुझे बताइए बाबरी मस्जिद के टाइम क्या हो गया? आप सुन लीजिए ना, हमें तो बोले ही ना कि भाई हम मुसलमानों के खैर का है। चले जनाब, आप कितने खैर खा हैं मैं ये बता देता हूं आपको। सुन लीजिए, अब आपने तो बोल ली ना अपनी बातें, बताएं जरा। जब कश्मीरी हिंदुओं की अगर आप बड़े खैर खा बन गए हैं तो 1987 के बाद जब कश्मीरी हिंदुओं का वहां से प्लान हुआ तो कौन कुर्सी पे बैठा हुआ था? जब टीकालाल टपलू को मारा गया तो कौन यूनिफाइड कमांड को हेड कर रहा था? जब गिरिजा टिक्कू को आरों से चीरा गया तो कौन उसको हेड कर रहा था? अरे वो जो आपके 3 जिनको किसी को आपने नेल्सन मंडेला और क्या उपाधि दी थी, शबीर शाह, यासीन मलिक, बीटा कराटे, किसने अपनी कुर्सियों के पीछे छिपा कर रखा? तो कश्मीरी हिंदुओं के मत खैर ख्वाह बनी है। हमें अच्छी तरह से पता है आप कितने उनके खैर ख्वाह रहे हैं। अगर आपने ये काम ना किया होता तो कश्मीरी हिंदू अपने मुसलमान भाइयों के साथ बड़े सुखी रह रहे होते। आपकी कुर्सी की भूख और 1987 की रिगिंग के कारण कश्मीरी हिंदुओं को वहां से पलायन करना पड़ा। आपकी कुर्सी की भूख, जो कुर्सी की भूख थी, उसके कारण वहां पर सब कुछ हुआ है। और ये जो आपकी सहयोगी पार्टी है ना कांग्रेस, इनको भी आईना दिखाता हूं। 575 करोड़ रुपया है कर्नाटक के अंदर, जो हिंदू श्राइन से लेकर 375 करोड़ रुपए की मस्जिदें और मजारें बनाई गई हैं। ये तो ये पॉलिटिकल पार्टी है जिसके आप सहयोगी हैं, जो इंडी गठबंधन में आपके सहयोगी हैं। 575 करोड़ रुपया हिंदू श्राइन से कर्नाटक में लेके 375 करोड़ रुपया खर्चा गया हुआ है वहां पर अलग अलग मस्जिदें बनाने के लिए। तो हमें आप बताएं कि हम कम से कम हम इन एंगल से नहीं देखते हैं। हमारे लिए हिंदू मुसलमान दोनों बराबर हैं। और कृपया करके आप कम से कम कश्मीरी हिंदू के खैर ख्वाह ना बनाएं। वो तो हिसाब होगा मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, ये क्या मेरे हक में फैसला करेगा? आपको अचानक से कश्मीरी हिंदुओं की याद आ गई। चलिए अब जरा सलमान, भारत में मुसलमान खौफजदा है। अरे खौफजदा आपसे हैं। अरे 1.5 लाख कब्रें बनी है वो मुसलमानों की आपकी वजह से। कश्मीर के अंदर 1.5 लाख कब्रें जो बनी है ना जनाब, वो आपकी वजह से बनी है। और वो 1.5 लाख कब्रें किनकी हैं? कब्र किसकी होती है आपको पता है ना? वो आपकी वजह से बनी है। ना आप 1987 की रिगिंग करते, ना आपको सत्ता का लोभ सताता, तो ना वो 1.5 लाख लोग आज कब्रों में। तो आप कितने बड़े खैर ख्वाह हैं मुसलमानों के। पाकिस्तान कितना बड़ा खैर ख्वाह है अच्छी तरह से। कांग्रेस सलमान जी कांग्रेस की भी बात सुनते हैं। जगदीप जी आप अपनी बात रखिए, जल्दी से, टाइम कम है। मैं माफी के साथ कहना चाहूंगा। पहली तो बात ये कि आज का ये जो विषय था ये वक्फ बोर्ड का था। जिस तरीके से रिगिंग से लेकर दुनिया भर की कहानियां सुनाई गई, इट इज अ शीर काइंड ऑफ लाई and continuously he's trying to 85 क्या है? व्हाट्स द 85? Most of the time, आर्टिकल 85 ऑफ क्या बोलता है? झूठ आपने बोला है ना, आपने पूरी दुनिया के सामने झूठ बोला यहाँ पर, लोगों को बरगलाया है कि इट कैन बी कैरिड टू कोर्ट, इट कैन नॉट बी कैरिड टू कोर्ट। मैंने भी राजस्थान कोर्ट का भी आपको दे दिया। यू आर ए बिग लायर, डोंट टेल मी दैट आई एम टेलिंग लाइज। आई ऑलवेज कम इन। अभिजीत जी इन्हें बात रखने दीजिए। आपकी जरूरत बताइए।
जी जी बताइए। तो 575 करोड़ का हिसाब किताब भी दे देना कर्नाटक का। बीच में बोल रहे हैं, जब मैं बात रख रहा हूँ तब भी बीच में बोल जी जी रखिए आप अपनी आप बात। अपनी बात रखिए ना। सुप्रीम कोर्ट के लिए इन्होंने झूठा, सुनिए अब मैं तो 3-4 बातें स्पष्ट कर दूं। पहली तो बात, बार बार ये कहना कि गरीब मुसलमानों अरे भाई साहब का आर्टिकल welfare जो है, 85 पढ़ वो लीजिए अब क्या है बोर्ड उसके ने अंदर। नहीं झूठ किया। बोली जा रहे हो, पता अब नहीं फिर है। बोल रहा है यार बीच में, ये क्या है सर? और ये ये किस बोल तरह रहा की है कि debate यार आप अपनी बात रखिए, अरे आप भाई अपनी साहब बात रखिए। जयचंद इस तरह की बातें ना किया करा करो। मैंने पहले भी कहा है जयचंद इस तरह की बातें ना किया करो चैनल के ऊपर। बोल रहा है ऐसे क्या मतलब है? इज्जत देना नहीं आती आपको? वैसे जयचंदों की इज्जत नहीं होती है। जो से जयचंद और जो से जगदीप, हमें बताओगे आप इज्जत देना सीखो। अभिजीत जी जो से जयचंद और जो से जगदीप। जगदीप जी आप अपनी बात रखिए। जी जी आप रखिए अपनी बात। जयचंद आप हो तभी आपके नाम के साथ वही है, आपका और उसका अक्षर कॉमन है, फर्स्ट लेटर। वी नो वेरी वेल। आज आपको सुन रहे हैं सारे के सारे, पता लग रहा है जयचंद कौन है। सभी सुन रहे हैं, आपको पता लग रहा है जयचंद कौन है। मुझे मत बताओ, अपनी बात टॉक विद सेंस, ये डिबेट है। टॉक विद सेंस। अभिजीत जी आप अपनी बात You are रखिए। telling me how to talk in जगदीप a sense, जगदीप जी I आप don't talk अपनी to बात judges. रखिए, आप अपनी बात रखिए। आप मौकफ से हट रहे हैं, आप अपनी बात रखिए। during the debate, तो कैसे रखूं बात में? रखिए रखिए ठीक अपनी है, बात। अब मैं 2 बातें स्पष्ट कर दूं। जी, जी। पहले तो बात ये समझ लीजिए कि वक्फ बोर्ड जो है जी। उसके पास जितनी जायदादें हैं, जितनी चल अचल संपत्ति है, वो मुस्लिमों की दान की हुई है, सरकारी जमीन नहीं है। दूसरा, वो किसी भी जमीन पर कोई अपना पोजेशन नहीं दिखा सकता। जी। तीसरा, मैं फिर से कह रहा हूं कि मदरसे हो, मस्जिदें हो या कब्रिस्तान हो, पुराना मंदिर उनको ये तमिलनाडु का वो करते किसने हैं। किया था? 1500 साल अभी पुराना मुझे मंदिर। नहीं क्या करते झूठ बोलते हो यार चैनल के ऊपर आके? ऐसी 1500 साल। वाहियात खैर आपके लिए तो आदमी राम जिसे काल्पनिक समझ थे, नहीं है। आपकी पार्टी के लिए तो राम काल्पनिक थे, आपके लिए मंदिर की क्या वैल्यू होगी हमें पता है। मंदिर वक्फ ने क्लेम कर लिया और आप कहते हो कि उन्हें किसी ने दे दी थी उनको जमीन है। आप बेसिकली वही ना, आपके लिए राम काल्पनिक थे, आप बोल सकते हो। तभी तो जयचंद बोलता हूं मैं, आपका से थोड़ी ना बोलता हूं। आपका तभी तो नामकरण जयचंद किया है मैंने, इसी कारण। यू आर रियली a जयचंद एंड टुडे यू हैव प्रूव्ड you are a जयचंद। टुडे यू हैव प्रूव्ड। चलिए अब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अभिजीत जसरोटिया जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, भारतीय जनता पार्टी से उनका ताल्लुक, और साथ ही साथ जगदीप सिंह आपका बहुत बहुत शुक्रिया कांग्रेस से, और सलमान अली सागर आपका नेशनल कॉन्फ्रेंस से ताल्लुक, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और अयाज अहमद अयाज आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। नाजरीन, जहां जो लोकसभा के अंदर किरण रिजिजू जो अक़लियती अमूर के मरकजी वजीर हैं, उनकी जानिब से ऐवान के अंदर जो वक्फ तरमीमी बिल है वो पेश की गई हैं, जिस पर आज बहस जो अभी भी जारी है, जहां उन्होंने कहा है कि अपोजिशन को इस बिल पर बहस करनी चाहिए और इस हवाले से कोई अबहम पैदा नहीं करना चाहिए। जो खदशात लोगों के हैं, जो मुस्लिम तंजीमों के खदशात है, उस हवाले से उन्होंने कहा है कि जो शफाफियत इस बिल के अंदर बोर्ड के अंदर लानी है उसकी ज़रूरत है, और जो जिस तरह से मुसलमान पसमानदा काफ़ी सालों से हैं उनको वहां से निकाल कर उनके लिए सोचना अच्छा, उनके लिए सही विचार, और उनके लिए ये भी उन्होंने कहा है। और साथ ही साथ उन्होंने अपोजिशन पर भी इल्जाम आयद करते हुए कहा कि अपोजिशन की जानिब से लोगों को गुमराह किया जा रहा है, ये उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर कहा है। लेकिन आज के प्रोग्राम में मेरे साथ इतना ही। आप गुलिस्तान न्यूज़ देखते रहिए। गुलिस्तान न्यूज़ पर खबरों, तज्जिये और तबसरों का सिलसिला जारी रहेगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।